फर्स्ट लॉ कर दिया था। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो वो इस तरह से था क्वेश्चन। तो काफी बच्चे मुझे बोले थे उसकी रेपिटेशन जरूर करवा देना, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको लास्ट में जाते हुए कल की क्लास में, जिसमें आपको फाइंड करना था ये n1 था, ये n2 था, ये n3 था। फाइंड n1 n2 एंड n3, ये फाइंड करना था आपको। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना शुरू करते हैं। अब मुझे क्या करना है, जब मैं बातें कर रहा हूं इनकी फोर्सेस की बात कर रहे हूं, तो मैं यहां पर पहले इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। तो सॉल्यूशन के अंदर फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास 2 kg, इसकी बात चल रही है। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा 2 kg के ऊपर वेट mg डाउनवर्ड, वेट mg डाउनवर्ड, वहां पर m की वैल्यू 2 निकल के आएगी, तो वो बन गया 2g। ठीक है, सिमिलरली जो ये सरफेस निकल के आ रहा है, दिस सरफेस, ये सरफेस क्या करेगा, इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में। मुझे फोर्स ऑन, ठीक है, फोर्स ऑन, इसे साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा, मुझे फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास 2 kg देखना है। तो उसके ऊपर सबसे पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दूसरा ये सरफेस निकल के आ रहा है, ये सरफेस ने इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन लगाया हुआ, ये इस तरह से। इसके अलावा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, जो 2 kg की बॉडी निकल के आ रही है, इसके अलावा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्या लिखना है, फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास 2 kg। तो ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ कर दिया। अब फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंगली n1 की वैल्यू, ये n1 है, n1 की वैल्यू निकल के आ रही है 2 into g, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है तो रेस्ट में है, n1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2g के इक्वल निकल के आना चाहिए। तो यहां पर मैंने g की वैल्यू पुट की, दैट इज 10, वो मेरा निकल के आ रहा है 20 न्यूटन। तो n1 मेरा निकल के आ गया 20 न्यूटन, n1 मेरा निकल के आ गया 20 न्यूटन। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। अब बात चल रही है 3 kg की, फोर्स ऑन मास 3 kg। अब मुझे सिर्फ वो फोर्सेस को फाइंड आउट करना है जो 3 kg की बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स वेट mg डाउनवर्ड, सबसे पहला फोर्स क्या निकल के आएगा, वेट mg डाउनवर्ड, m की वैल्यू 3 है तो ये हो गया 3g। एवरी टाइम वेट mg डाउनवर्ड, बॉडी को हमेशा पॉइंट मास मानना है, ये मालूम ही है हमें, फ्री बॉडी डायग्राम में हमने ये रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही सरफेस निकल के आ गया, ये वाला सरफेस, याद रखो। अब 3 kg के ऊपर देख रहे हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, तो ये वाला सरफेस इसके साथ टच में है, तो मतलब 2 kg की बॉडी 3 kg के ऊपर भी, अगर 3 kg की बॉडी 2 kg के ऊपर फोर्स लगा रही है तो 2 kg की बॉडी भी 3 kg के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, यहां पर न्यूटन का मेरा थर्ड लॉ लगेगा, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में n1 फोर्स ही निकल के आएगा। तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सरफेस देखो, जो पर्पल कलर का सरफेस है ना, पहले वो पर्पल कलर का सरफेस, मैंने पहले ही बोला कॉन्टैक्ट फोर्सेस अवे फ्रॉम नॉर्मल जाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। तो 2 kg के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, 3 kg के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि n1 एंड n2 आपस में क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगा।
अब ये वाला सरफेस अगेन, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। 3 kg के ऊपर फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज N2, दैट इज N2, दैट इज N2। तो मेरे पास क्या क्या निकल के आ रहा है, N1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, N2 अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये सारी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, मतलब रेस्ट की स्टेट में है। तो रेस्ट की स्टेट में है तो याद रखिएगा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस निकल गया है। तो N2 क्या निकल के आ रहा है, N1 की वैल्यू आ गई 20, ये 3 इंटू 10 दैट इज 50 न्यूटन, ये N2 निकल गया, दैट इज N2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सॉरी, चलो यहां तक किस किस को समझ में आ गया? हनी समझ में आई है बात? यस सर। हरलीन, इशिता, चलो नूर, ये बात अभी समझ में आ रही बेटा? आपने मुझे सॉल्यूशन सेंड किया था, बस आपकी यही थोड़ा सा यही था, आपको पता नहीं चल रहा था N2 कैसे लेना। सिमिलरली अभी मैं N3 के ऊपर जा रहा हूं, जब मैं N3 के ऊपर जा रहा हूं ना, अगले पेज पे जाता हूं, N3A निकल के आ रहा है 5 kg और ये निकल के आ रहा है 3 kg। मुझे 2 kg के साथ कोई मतलब नहीं है जब मैं N3 की बात कर रहा हूं, जब मैं N3 की बात कर रहा हूं तो इसके दो सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट निकल के आ रहे हैं। चेक करो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कितने हैं। तो हर सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के कारण उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो एक ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के कारण इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल एक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में N2 निकल के आएगा। एंड ये वाले सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के कारण इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में N3 निकल के आएगा एंड वेट mg निकल के आएगा, दैट इज 5 इंटू जी। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या निकल के आएगा, 5 इंटू जी, ये आ गया। डाउनवर्ड में और कौन कौन सा आ रहा है, N2 आ रहा है। तो अपवर्ड में कौन सा निकल के आ रहा है, N3 निकल के आ रहा है। इस तरह से सोचना, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, N3 इज इक्वल टू, अब रेस्ट में है तो डाउनवर्ड फोर्सेस प्लस अपवर्ड फोर्सेस निकल के आएगा। तो N2 की वैल्यू आपने निकाली है 50, ये 5 इंटू 10 दैट इज 100 न्यूटन निकल के आया। ये क्या निकल के आ गया मेरा, 100 न्यूटन निकल के आ गया। तो इस तरह से सोचना, एवरी टाइम चेक करो जिस बॉडी के ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हो, उसके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। जितने उसके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होंगे, याद रखिएगा उतनी डायरेक्शन से उसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ 120 आ रहा, क्यों बेटा? N2 के अंदर मेरी बात सुनो, N2 के अंदर ये मेरा ऐड हो तो चुका है, N2 के अंदर N1 ऑलरेडी ऐड हो तो चुका है। अब चेक करो ना इस बात को, ठीक है। मुझे तो सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ लेना शुरू करना। अब आप अगर 2 kg की बात करो, यहां पर 2 kg है, तो 2 kg तो इसके साथ 5 kg के साथ कॉन्टेक्ट में ही नहीं है, है ना। चलिए अब ये समझ में आ गया।
मुझे सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ मूव करना है और किसी के साथ नहीं। रेवा आपका क्या आंसर आ रहा था? यही आ रहा था 100 ही। अच्छा, तान्या ने मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड किया था। तान्या ने लेकिन अलग मेथड के साथ इसे सॉल्व किया था, है ना तान्या? तान्या स्पीकर ऑन करना 1 मिनट। तो तान्या वाला जो मेथड निकल के आ रहा था ना, मैं ये नहीं कहता वो मेथड गलत है, लेकिन वो तान्या वाले मेथड के अंदर ना कहीं बच्चा कंसेप्ट छोड़ के क्रैमिंग की तरफ चला जाता है। मुझे ये नहीं है कि हाँ अगर आप एग्जाम में करके आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे तान्या, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट के अंदर बच्चा क्रैमिंग की तरफ चला जाता है। मुझे क्रैमिंग की तरफ नहीं जाना, ठीक है? तान्या ने कैसे किया था हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? मैं तान्या वाला मेथड डिस्कस कर लेता हूं एक बार। हाँ, मेथड इजी है। अब वो मेथड करवाने का फायदा है, अब वो मेथड करवाने का फायदा क्यों है? क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। जब कंसेप्ट समझ में आ गया तब वो मेथड करिए। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं सीधा अगर वो मेथड करा देता तो मेरी गलती थी, मैंने क्रैमिंग करवा देनी थी अब आपको। लेकिन अब मैं तान्या वाला मेथड करवा सकता हूं क्योंकि कंसेप्ट आपके पास है। अब वो उस मेथड में क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले तो N2 N1 कैलकुलेट करना है। N1 कैसे निकल के आएगा? 2 into G, ये तो सभी को मालूम है, तो ये निकल के आ जाएगा 20 न्यूटन। सिमिलरली N2 की बात निकल गई। N2 जब निकालना ना, अब तान्या जब N2 निकाल लिए तो वो इस तरह से है। अब वो N2 निकालने के लिए चेक करिए टोटल मास। टोटल मास कितना निकल के आ रहा है? 2 + 3 into G। सही है, सीधा आंसर आ गया 50 न्यूटन। सीधा आंसर आ गया 50 न्यूटन। N2 के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, N2 अपवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितना मास जा रहा है? टोटल मास जा रहा है 2 + 3 ऐड होने के बाद, ठीक है, दैट इज 50, ठीक है? सिमिलरली N3 इस तरह से अपवर्ड जा रहा है। N3 के ऊपर कितना मास है? N3 के ऊपर टोटल मास आ रहा है 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2 into G। तो ये निकल के आया 5 into 10, सॉरी 10 into 10, दैट इज 100 न्यूटन। चाहे ये मेथड लगा लो, चाहे दूसरा मेथड लगा लो, एक ही बात। दूसरा मेथड आपको कंसेप्ट के साथ लेके जाता है, ये थोड़ा सा क्रैमिंग के साथ लेके जाता है। ये डिफरेंस है बस दोनों में। मेथड दोनों सही है, अगर एग्जाम में कोई भी मेथड करके आ जाओगे। अच्छा, अब ये मेथड, ये वाला मेथड ओनली एप्लीकेबल है इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में ही ये मेथड एप्लीकेबल है। इक्विलिब्रियम मतलब जब रेस्ट में है सारी की सारी बॉडी, ओनली देन दिस मेथड इज एप्लीकेबल, ठीक है? जो मैंने मेथड बताया आपको, ये वाला, ठीक है, ये वाला मेथड स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, स्टेट ऑफ मोशन के लिए भी एप्लीकेबल है। अब स्टेट ऑफ मोशन जब करने वाले हैं हम, सेकंड लॉ भी करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, तो स्टेट ऑफ मोशन में आपको कोई नया कंसेप्ट नहीं आएगा, यही कंसेप्ट आ रहा है, इसी कंसेप्ट के ऊपर काम चलेगा। तो कोई नई चीज नहीं, मतलब ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट हर लॉ के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इस बात को समझो, ठीक है? तो कॉपी के ऊपर ना, एक फिजिक्स की कॉपी जहां पर नोट्स लिख रहे हो, तो बेटा ये सारी छोटी छोटी बातें ना लिखते जाया करो, ये रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलती, क्योंकि ये डिस्कशन के दौरान हमारी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो आप पूछते हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स एक तरह से आ जाती है, तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन अपनी कॉपी के ऊपर लिखा करो। ठीक है, चलिए मैं अभी आ रहा हूं आपके नए कंसेप्ट के साथ, न्यूटन सेकंड लॉ के साथ। न्यूटन सेकंड लॉ,
डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन, अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन का सेकंड लॉ बोल रहा है। दैट इज यहां पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये रेट को ऐसे लिखते हैं dp अपॉन dt। ये निकल गया। ठीक है, अब याद रखिएगा इक्वालिटी का साइन लाने के लिए k को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब याद रखिएगा इन SI यूनिट्स ये k की वैल्यू क्या निकल के आती है? 1। CGS में भी 1 आती है, तो F किसके इक्वल निकल के आया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ। ये मेरा पूरा फॉर्मूला निकल के आ गया। ये अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें डेफिनेशन दी, लेकिन प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है 9th क्लास में F बच्चा ये पढ़ के आया न्यूटन के सेकंड लॉ। 9th क्लास में जूनियर क्लासेस में बच्चा ये पी पढ़ के आया न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, बट मैं कह रहा हूं +1 क्लास में दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अब याद रखिएगा जो फोर्स इज इक्वल टू m है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। आप ये मान के चलो कि F इज इक्वल टू ma इज द सेकंड केस ऑफ द स्पेशल केस ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। हमें 9th क्लास के अंदर सिर्फ स्पेशल केस के ऊपर ही रखा गया था। न्यूटन की डेफिनेशन के साथ हमारी कोई बात नहीं चल रही थी। न्यूटन की सेकंड डेफिनेशन के साथ हमारी कोई बात नहीं चल रही थी। हमें सिर्फ एक स्पेशल केस समझाया गया था। स्पेशल केस को समझना इजी था, तो 9th क्लास में इजी कंसेप्ट के साथ चल रहा था, लेवल छोटा था। इस बात को समझो। ठीक है, तो मोमेंटम क्या चीज है? मोमेंटम होता है m इंटू बी। मोमेंटम क्या चीज निकल के आती है? मास इंटू वेलोसिटी। और मैं ना जब मैं स्टूडेंट था, मैं अपनी बात कर रहा हूं यार, पता नहीं कितने टीचर से पूछा कि मोमेंटम क्या होता है सर, तो हर बार टीचर ये बोल देता था मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। अब मेरे दिमाग में ये चलता था जैसे फोर्स को बिना मैथमेटिकल फोर्स के, मतलब मैथमेटिकल रिजल्ट के साथ, फोर्स को बिना मैथमेटिकल रिजल्ट के साथ भी तो प्रूफ डेफिनेशन दी जाती है। मोमेंटम की भी वैसी डेफिनेशन मिले। मैथमेटिकल रिजल्ट के साथ मुझे मोमेंटम की डेफिनेशन नहीं चाहिए थी, मुझे तंग कर रही थी ये डेफिनेशन। मैथमेटिकल रिजल्ट मुझे तंग कर रहा था। मुझे इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहिए थी, सिग्निफिकेंस चाहिए था कि यार ये आया कहां से है, जरूरत क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या निकल के आ रहा है मोमेंटम का। ठीक है, तो मेरा यहां पर बड़ा दिमाग काम खराब होता जा रहा था। मैं सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, मैं सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम को देखना चाहता था। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम, प्लीज इसे नोट कर लेना, ये रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलता। सिग्निफिकेंस को क्या बोल सकते हो? इंपॉर्टेंस। होता क्या मोमेंटम यही नहीं मालूम, मैथमेटिकली तो मालूम है, मैथमेटिकली मालूम है, लेकिन यार प्रैक्टिकलिटी उसकी मालूम नहीं है। कोई बच्चा बता सकता है मोमेंटम क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा? अगम ट्राई करके देख जरा, कुछ भी बताओ जो
जसलीन दमन साथ में बैठा, जसलीन दमन से पूछो। दमन एक मिनट बताएं, सिग्निफिकेंस मालूम है क्या होता है मोमेंटम का? है दमन? चलो मैं बताता हूं। हाँ दमन है, मालूम है बात? सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम मैथमेटिकली नहीं चाहिए मुझे रिजल्ट, मुझे सिग्निफिकेंस चाहिए। यार फॉर्मूला तो लगभग सबनू पता। चलो बड़ी इजी से एग्जांपल देता हूं, नोट कर लेना, ठीक है? अब ना अपने ना दोनों हाथों में ना सपोज करो कोई बॉल है आपके हाथों में, यू आर होल्डिंग बॉल्स इन योर टू हैंड्स, दोनों के दोनों हाथों में आपके बॉल्स हैं, ठीक है? अब दोनों बॉल्स को ना इस तरह से पकड़ना, जैसे यहां पे बिल्कुल हाथ सीधे करके, और उसके वेट को ऑब्जर्व करो, ठीक है? अब उसमें से किसी एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दो। जब आप उसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे, देन वापस जब वो डाउनवर्ड आ रही है उसे रिसीव करो अपने हाथ में, ठीक है? When you are receiving the ball, when you are receiving the ball in your hands, at that moment, उस पल के ऊपर, at that instant कह लो या at that moment कह लो, ठीक है? आप ऑब्जर्व करोगे आपके हाथ के ऊपर हैवियर निकल के आ रही है बॉल, मतलब पहले जो वेट आपने अपने हाथ में रखते ऑब्जर्व किया था ना, अब बॉल को थ्रो करने के बाद जब रिसीव करोगे तो आपको पता चलेगा आपके हाथ के ऊपर ना ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा वेट लग रहा है, ठीक है? मीन्स यू विल फील it heavier at that moment, ठीक है? उस वक्त बॉल आपके हाथ में ऐसा लगेगा ज्यादा भारी हो गई है जब रिसीव कर रहे हो, ठीक है? द एडिशनल वेट कह लो या फोर्स कह लो, द एडिशनल वेट क्या होता है? फोर्स ही होता है। वेट और फोर्स ऑफ बॉल एट दैट मोमेंट इज नोन एज मोमेंटम। उसे क्या बोल दिया जाता है? मोमेंटम बोल दिया जाता है। समझ में आ रही है? तो ये मेरा फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल के आता है, पता ही नहीं चलता बुक्स में, ठीक है? बुक्स में कैसे लिखते हैं? बुक्स में लिखते हैं मोमेंटम इज मेजर ऑफ मोशन, मेजर ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय मूविंग बॉडी। बुक्स में ऐसे लिख देते हैं, बट ये डेफिनेशन बच्चे को क्लैरिटी नहीं देके जाती। जब आप इस एग्जांपल के साथ इसे समझाते हो कि होल्डिंग द टू बॉल्स इन योर हैंड, ठीक है, एंड देन थ्रो वन बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हाइल रिसीविंग द बॉल, एट दैट मोमेंट यू विल फील द बॉल इज मच हैवियर देन प्रीवियस वेट। ज्यादा हैवी निकल के आ रही है। वो हैवी कहां से निकल के आई? कॉज ऑफ हैवीनेस कहां से निकल के आया? कॉज ऑफ हैवीनेस इज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ठीक है? कॉज ऑफ इट्स हैवीनेस इज बिकॉज ऑफ मोशन। और जो एडिशनल फोर्स
निकल के आ रहा है बॉल के ऊपर बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, उसे क्या नाम दे दिया हमने? मोमेंटम का नाम दे दिया। उसे क्या नाम दे दिया? मोमेंटम का नाम दे दिया। अब देखो जरा, एडिशनल वेट और फोर्स, फोर्स आ गई ना बात, फोर्स की बात निकल के आ गई, ठीक है, ये बात निकल के आ गई फोर्स की। यार न्यूटन के फर्स्ट डेफिनेशन के ऊपर जाओ, तो डेफिनेशन भी तो यही बोल रही है, चलो यार, डेफिनेशन भी तो यही बोल रही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी तो यही बोल रहा है। पहले बात तो ये देखो कि मोमेंटम है क्या? मोमेंटम कहीं ना कहीं एक एडिशनल वेट को हमारे लिए प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एट मूवमेंट, एट दैट इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब टाइम आ गया, ठीक है। अब होता क्या, जब आप बॉल को कैच करोगे ना, उस इंस्टेंट पे तो आपको बॉल हैवी नजर आएगी, पर जैसे ही कैच कर लिया, ठीक है, उसका मोशन जीरो, उसका मोशन जैसे ही जीरो हुआ, उसका मोशन जैसे ही जीरो हुआ, तो उसे क्या बोल दिया हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल दिया, ठीक है। चलो, ये मेरा टॉपिक नहीं है वैसे, मोमेंटम इज नॉट माय टॉपिक टुडे, मेरा टॉपिक फोर्स है, ठीक है। चलो डेरिवेशन पे ऊपर आते हैं, फोर्स की डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। मोमेंटम अगर समझ में आ गया तो मैं फोर्स की डेरिवेशन के ऊपर आ रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बॉडी कंसीडर की ऑफ मास m, जो u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बॉडी की नई वेलोसिटी निकल के आ गई v, बॉडी की नई वेलोसिटी निकल के आ गई v। अब ये फोर्स मैंने कितनी देर के लिए लगाया? ये फोर्स मैंने t टाइमिंग, स्मॉल t टाइमिंग के लिए लगाया, ये फोर्स मैंने स्मॉल t टाइमिंग के लिए लगाया। तो डेरिवेशन में कैसे लिखोगे? कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m moving with the initial velocity u, let a force F is applied on it for the time t। तो मतलब डेरिवेशन में ये सारी बातें आपको लिख के आनी होती हैं ऊपर, यहां पर मैं नहीं लिख रहा, तो आपको लिख के आनी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना है लिख लो, ठीक है। तो यहां पर देखो जरा, इनिशियल मोमेंटम क्या निकल के आ रहा है? इनिशियल मोमेंटम मेरा निकल के आ रहा है mu, फाइनल मोमेंटम क्या निकल के आ रहा है? फाइनल मोमेंटम आ रहा है mv, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फोर्स, F क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम क्या निकल के आएगा? चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। mv माइनस mu अपॉन t। तो F मेरा निकल के आया, तो ये देखो फॉर्मूला, ये मेरा निकल के आ रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at के हेल्प के साथ निकला। तो F मेरा निकल के आ गया m में, ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर निकल गया। F इज इक्वल टू ma, दिस इज माई आंसर। आ गया ना डेरिवेशन? डेफिनेशन की हेल्प के साथ ही हमने रिजल्ट निकाला। ठीक है। अब ये मेरा स्पेशल केस क्यों है? y F इज इक्वल टू ma,
is known as special case. Special case of force. अब ये इसका स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि मास उसमें क्या निकल के आ रहा है? कांस्टेंट. बिकॉज मास इज कांस्टेंट. बिकॉज मास इज कांस्टेंट. क्योंकि इसके अंदर हम मास को क्या कंसीडर करके चल रहे हैं? कांस्टेंट कंसीडर करके चल रहे हैं. देखो जरा इसे, समझो इस बात को. ठीक है, मास कांस्टेंट है भैया, मास कांस्टेंट है. तो ऐसी कोई कंडीशन है हमारे पास जिसमें मास कांस्टेंट ना हो? ऐसा भी तो कुछ ना कुछ केस निकल के आता होगा जिसमें मास कांस्टेंट ना होता हो. सोचो जरा. हमारे पास ऐसा कोई केस निकल के आ सकता है जिसमें मास कांस्टेंट ना हो हमारा? सोचो. स्पेशल केस ये इसलिए है क्योंकि इसमें मास कांस्टेंट मान के चल रहा हूं मैं. और मेरा क्वेश्चन यहां पर ये निकल के आ रहा है कि क्या कोई ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर मेरा मास कांस्टेंट ना आता हो? कुछ तो होगा ही. हाँ जी है. ठीक है. देयर आर सम कंडीशंस, देयर आर कंडीशंस अंडर विच mass is not constant. और अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो मैं ये वाला फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता. ये F इज इक्वल टू m में तभी एप्लीकेबल है इफ मास इज कांस्टेंट. इफ मास इज कांस्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग. एंड अगर मास मेरा कांस्टेंट नहीं निकल के आ रहा तो याद रखिएगा मेरा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. तो मुझे ये ढूंढना है अंडर व्हाट कंडीशंस मेरा मास कांस्टेंट नहीं निकल गया. अंडर व्हाट कंडीशंस मेरा मास कांस्टेंट नहीं निकल गया. ये सोचो जरा. किसी के दिमाग में आता है अंडर व्हाट कंडीशंस मास इज नॉट कांस्टेंट? बोलो बोलो, टेल टेल. किसी के दिमाग में आता हो अंडर व्हाट कंडीशंस मास इज नॉट कांस्टेंट? कुछ पढ़ा हो किसी ने कभी? कुछ भी पढ़ा हो? नहीं आता दिमाग में? चलिए मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ. तो सबसे पहले कंडीशन निकल के आती है व्हेन ए रॉकेट इज मूविंग आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. इसे हम रॉकेट प्रोपल्शन भी बोलते हैं. रॉकेट प्रोपल्शन. इसमें क्या होता है? मैक्सिमम मास. ठीक है, मैक्सिमम मास रॉकेट के अंदर फ्यूल का होता है. अब एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एवरी इंस्टेंट रॉकेट इज यूजिंग फ्यूल. यूजिंग फ्यूल. अगर वो फ्यूल यूज करता जा रहा है, ठीक है, तो उसका मास क्या करता जा रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है. उसका मास क्या करता जा रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है.
और अगर उसका मास डिक्रीज करता जा रहा है रॉकेट के अंदर, याद रखिएगा मैक्सिमम ऑयल होता है उसके अंदर, फ्यूल होता है, क्योंकि दूसरे अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल उसने स्पेस में जाना, 6-6 महीने के लिए स्पेस में रहना है, या अगर अर्थ से मून के ऊपर भी जा रहा है तो फ्यूल तो कितना चाहिए, इतना डिस्टेंस है, वहां से वापस भी तो आना है। तो मैक्सिमम जो रॉकेट का जो साइज होता है उसमें क्या फ्यूल को इंसर्ट किया जाता है, और फ्यूल एट एवरी इंस्टेंट रॉकेट फ्यूल यूज कर रहा, फ्यूल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फ्यूल कम होगा तो रॉकेट का मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर रॉकेट का मास डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मैं नहीं लगा सकता उसके ऊपर, फोर्स इज इक्वल टू एम ए मेरा वहां पर वैलिड नहीं निकल के आएगा। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं F इज इक्वल टू एम ए, तो ये वैलिड नहीं है, इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है बात को समझ में आ रही बात, बहुत तो समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, दूसरे केस की बात करते हैं। आइंस्टाइन ने क्या दिया, आइंस्टाइन ने आगे चल के ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है हमें, पढ़ के देख लेना, चाहे गूगल करके देखना, बड़ा मजा आता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास इज नॉट कांस्टेंट। न्यूटन क्या मान के चल रहा था, मास को कांस्टेंट मान के चल रहा था, लेकिन आइंस्टाइन ने क्या माना, मास इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इसमें ये एम नॉट मेरा क्या निकल के आता है, मास एट रेस्ट, वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये मास एट रेस्ट निकल के आया, मतलब बॉडी जब रेस्ट पे है। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वेलोसिटी ने जो बॉडी अटेन कर ली, वेलोसिटी जो अटेन कर ली, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट निकल के आ रही। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मास क्या निकल के आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मास मेरा क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है जी। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना है तो यहां पर समझो। अब हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर बात की जाए, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर बात की जाए ना, अगर तो मास अगर कोई वेलोसिटी अगर कोई बॉडी अटेन करती है तो 100 किलोमीटर पर आवर की अटेन कर लेगी, या अगर मैक्सिमम हाई स्पीड की ट्रेन की बात करूं तो वो 600 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये मेरा v² निकल के आ रहा है ना, तो ये कंपैरेटिवली तब भी c² के साथ अगर कंपेयर किया जाए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ अगर मैं कंपेयर करूं ये वाली वेलोसिटी को, तो ये क्या निकल के आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 0 निकल के आ रहा है। अप्रोक्सीमेट क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। इसलिए फिजिकल वर्ल्ड के अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम स्टडी नहीं करते। अपनी दुनिया में अपनी बात करें, अपने सराउंडिंग्स की बात करें, तो वो फिजिकल वर्ल्ड है। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर अटेन करते भी हैं, मैं अगर हाइपरसोनिक ट्रेन्स की बात करूं तो वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रही है। या हम अपने व्हीकल्स की बात करें तो मैक्सिमम हम 100 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड के साथ जाते हैं। अगर उसका कंपैरिजन मैं c² के साथ करता हूं तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 0 के आसपास आता है। और अगर ये 0 के पास निकल के आ रहा है तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वापस ये मैं क्या बना दूंगा, 0, तो m किसके इक्वल निकल के आ जाता है, 0, रेस्ट मास के इक्वल ही आएगा। तो इसीलिए हम अपने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी नहीं करते। ठीक है, इसे स्टडी किया जाता है जब वेलोसिटी जो मेरी निकल के आ रही है वो
सी स्क्वायर का हाफ, सी का हाफ निकल के आए या इसका 1/3 निकल के आए, तो मतलब कंपेयर किया जा सके वेलोसिटी को सी के साथ, तब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेरी एप्लीकेबल है। ठीक है। बट डेली लाइफ में अगर बात की जाए या फिजिकल वर्ल्ड की बात की जाए, अपने वर्ल्ड की बात की जाए, तो उसमें रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब मुद्दा ये निकल के आ रहा है, कंडीशंस की बात हो रही है, तो अगर बात की जा रही है कंडीशंस की, तो मतलब ये मेरा स्पेशल केस यहां से मुझे समझ में निकल के आना शुरू हो जाता है कि क्यों यही वाला केस हम ज्यादा पढ़ते हैं, क्यों हम मास इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। जो हमारी सराउंडिंग्स निकल के आ रही है उसमें ये केस एप्लीकेबल है, इसलिए इसे ज्यादा स्टडी किया जाता है। एफ इज इक्वल टू एम ए को स्टडी किया जाता है, एफ इज इक्वल टू एम ए को स्टडी किया जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 5% केसेस ऐसे निकल के आते हैं जहां पर F इज इक्वल टू एम ए इज नॉट एप्लीकेबल। ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो 95% केसेस ऐसे निकल के आते हैं जहां पर F इज इक्वल टू एम ए इज एप्लीकेबल। तो ये मेन हम स्टडी करने वाले हैं। ये अब जहां पर F इज इक्वल एम ए एप्लीकेबल ही है, तो वहां पर फोर्स का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, उसे ड्राइव कर रहा हूं, प्लीज नोट कर लो इस बार। ठीक है, उसे ड्राइव कर रहा हूं, उसे नोट कर लो। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन कहती है कि F इज इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अगर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो निकल के आ जाए, तो फोर्स को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रीजन आपको ना फिजिक्स मैथ्स में मिलता है, तो फिलहाल फिजिक्स में आप याद रख लो, व्हेनेवर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। डीपी अपॉन डेल्टा को किस में लिख देते हो, डीपी अपॉन डीटी में। Whenever डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो निकल के आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस बात को बस याद रखो, बस इतने। F इज इक्वल टू, अब P की वैल्यू पुट कर दो mv, P की वैल्यू पुट कर दो mv। ठीक है, अब mv का डेरिवेट करना, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का मैंने आपको सिखाया हुआ, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। और प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव अगर आपको याद हो तो क्या होता है, m कांस्टेंट डेरिवेटिव v का प्लस फिर v कांस्टेंट डेरिवेटिव m का, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये मेरा निकल के आ रहा है एग्जैक्ट फॉर्मूला। लिख लो इस बात को, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। ठीक है, व्हेन m इज वेरिएबल, तो इसे कॉम्पिटिशंस के लिए याद रखिएगा। कभी कभी कंपटीशन में हमारे पास क्वेश्चंस निकल के आते हैं जिसमें m इज वेरिएबल निकल के आएगा, जिसमें m वेरिएबल आएगा, तब फोर्स का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। F इज इक्वल टू एम ए यूज नहीं कर सकते, F इज इक्वल टू एम ए यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें अगर मैं केस बना के चलूं, स्पेशल केस बना के चलूं, m अगर कांस्टेंट निकल के आ रहा है, तो आपने पढ़ा हुआ है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। तो अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो निकल के आ रहा है, इसमें वैल्यू पुट करूं तो ये किसके इक्वल आएगा, m dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt क्या होता है, m में आ जाता है ना, ये स्पेशल केस। चेक करो,
इसकी हेल्प के साथ मैं F=ma तक पहुंच सकता हूं, वापस घूम के वहीं पे आ गया। तो ये स्पेशल केस ही बन के निकला ना। स्पेशल केस कब है? जब मास कांस्टेंट है। वैसे एग्जैक्ट फॉर्मूला सेकंड लॉ का ये निकल के आता है, m dv/dt प्लस v dm/dt। ठीक है जी, समझ लो इस बात को प्लीज। हाँ जी, डेल्टा टी, हाँ डेल्टा टी जीरो कंसीडर नहीं किया। डेल्टा टी ये इसे बोलते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये नहीं होता कि वो जीरो के इक्वल हो गया। वो कहता है कि डेल्टा टी इतना स्मॉल ले लिया, इतना स्मॉल ले लिया कि उसे मैयर ठीक से नहीं कर पाया। मेरे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि मैं उसे मैयर कर पाऊं, लेकिन मैं उसे निगलेक्ट भी नहीं कर सकता। मैं उसे निगलेक्ट भी नहीं कर सकता। इसे लिमिट्स में कहते हैं। जब आप मैथ्स में लिमिट्स को पढ़ोगे ना, तब आपको यह बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये मैथ्स का कंसेप्ट है। जब आप लिमिट्स डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लगाते हो तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, मैं अगर अभी तो आप घर में बैठे हो, अगर ये बात को समझाना हो तो मैं कैसे समझाता हूं? मैं ना बच्चे की पता क्या करता हूं, बिल्कुल आंख के पास के, मतलब पलकों को मेरे फिंगर्स टच करके जाती हैं, इस तरह से अपने हाथ को लेके जाता हूं। पलकों को तो छुआ ना, आईज की पलकों को टच तो करके गया ना। अब ये एक ऐसा डिस्टेंस है जिसे मैं मैयर नहीं कर सकता। पलकों को डिस्टेंस को क्या मैयर करूंगा, किसके साथ मैयर करूंगा? बट अगर ये डिस्टेंस ना होता तो मेरी उंगली आंख में लगनी थी, आपको पेन होनी थी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस ना हो तो आपको पेन होनी थी। और मेरे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है मैं इसे मैयर कर सकूं। अब जब ऐसी कोई डिस्टेंसेस निकल के आते हैं या ऐसी कोई क्वांटिटी निकल के आती है जिसकी वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो है, अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि नॉट जीरो के इक्वल नहीं है, बट लगभग जीरो के पास पास है, तो मैं उसे ना नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ना ही मेरे पास उसे मैयर करने का कोई वे निकल के आ रहा है। तो उसके लिए हम मैथ्स में क्या यूज कर लेते हैं? डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो या डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है। अब समझ में आया रेवा? रेवा समझ में आई बात? रेवा नहीं पूछा था ना? चलिए, तो यहां पर मेरा सेकंड लॉ कंप्लीट होता है, लेकिन कल इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे। हमारे सेकंड लॉ की थ्योरी कंप्लीट हुई है यहां पे, ठीक है? सेकंड लॉ की थ्योरी मेरी कंप्लीट हो गई है। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। अब याद रखिएगा, जो इसके न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे उसमें क्या होगा? बॉडीज विल बी इन मोशन, बॉडीज विल बी इन मोशन, रेस्ट में नहीं होंगी। फर्स्ट लॉ में हमने कंडीशन की थी रेस्ट में, ठीक है? फर्स्ट लॉ की कंडीशन की थी कि वो बॉडीज रेस्ट में होती हैं, बट सेकंड लॉ में जो न्यूमेरिकल्स मेरे निकल के आएंगे उसमें बॉडीज क्या होंगी? मोशन में होंगी। तो इसे कल करेंगे हम। आज हमारी थ्योरी खत्म हुई है सिर्फ, तो बड़ा कुछ नया पता चला होगा हमें सेकंड लॉ के अंदर, अदर देन कह लो आप, अदर देन नाइन्थ क्लास के अलावा बड़ा कुछ पता चला हमें एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ पता चली, जिसमें हमें पता चला कि मास वेरिएबल होता है, मास वेरिएबल भी होता है। मास अगर कांस्टेंट लोगे दैट इज ए स्पेशल केस, ठीक है? चलिए कल